हेलो ऑल ऑफ यू। आज से हम आपके लूसेंट के जीके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। हम पहले इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि लूसेंट दो तरह की है, एक तो आपकी डिटेल में है और दूसरी आपकी क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव टाइप की। ठीक है, तो पहले हम डिटेल वाली करेंगे, इसका एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और साथ साथ फिर हम दूसरे वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, आप पहले थ्योरी पोर्शन समझ लेंगे ना तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के करने में अच्छा लगेगा और आसानी भी होगी। ठीक है, तो उसके आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए आज हम सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। हिस्ट्री आपको पता है इसमें 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। ठीक है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, जो उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ उप महाद्वीप है, इसे भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतवर्ष के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष या भारत का देश कहा गया है। ठीक है, इसे महाकाव्य पुराणों में किस नाम से इसको बताया गया है? भारतवर्ष या फिर भारत का देश इसे कहा गया है। ठीक है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है, जो भी भारत में निवास करते हैं, जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भारतीय या फिर भारत की संतान कहा गया है। किसके अनुसार? काव्य और पुराणों के अनुसार। ठीक है, अब यूनानियों की बात करें अगर हम, तो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अर्थात हिंदुस्तान, ठीक है, के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया है? अब आपसे पूछा जा सकता है यूनानियों ने क्या नाम दिया है भारत को? तो यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया है। ठीक है, ऐसे ही जो मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे, इन्होंने भारत को हिंद, ठीक है, हिंद या फिर हिंदुस्तानी नाम से संबोधित किया है। अब भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसे 3 पार्ट में इस तरह से बांटा गया है। चलिए आज हम पढ़ते हैं पहले प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब प्राचीन भारत जो है, इसके इतिहास के स्रोत क्या क्या है? ठीक है, इनके स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है, जो प्राचीन भारत है इसकी जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है हमें? ये 4 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ। पहला कौन सा है? पहला धर्म ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा विदेशियों का विवरण। ठीक है, जो कि विदेशियों ने कुछ लिखा है भारत के बारे में, तो विदेशियों का विवरण मिलता है थर्ड में। और फोर्थ में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, और ये फोर्थ क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो भारत के बारे में जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास है, ये इसके 4 स्रोत हैं। पहला आपका क्या है? आप इन्हें याद रखेंगे। 4 स्रोतों में फर्स्ट क्या है? धर्म ग्रंथ। ठीक है, इसे धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है प्राचीन भारत के बारे में। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है प्राचीन भारत के बारे में। और थर्ड है विदेशियों का विवरण। ठीक है, विदेशियों के विवरण से हमें पता चलता है। और फोर्थ है जो पुरातत्व हमें मिलते हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से हमें पता चलता है प्राचीन भारत के बारे में। ठीक है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, अब धर्म ग्रंथों से और ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें दिया हुआ है भारत का सर्व प्राचीन
धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, भारत का जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है तो आप क्या बताएंगे? वेद है। ठीक है, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ जो है भारत का वो वेद है, जिसमें संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, संकलनकर्ता कौन है इसके? वेद व्यास है। पूरा नाम आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वेद व्यास ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसके जो संकलनकर्ता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने हैं अब हमारे? ठीक है, वेद हमारे 4 हैं। ठीक है, आई होप आपको शायद पहले से ही पता हो। हमारे वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद। ठीक है, पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा पुराना वेद है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये प्रमाणित भी है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, और थर्ड नंबर पे सामवेद, और लास्ट का वेद आपका है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है। ऋग्वेद, सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद किसको कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं और 1028 क्या है? इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, ठीक है, एवं और इसमें ऋचाएं कितनी हैं? 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है, इसकी ऋचाएं कितनी हैं? 10,462 इसकी ऋचाएं हैं। इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हेतु कहते हैं। ठीक है, जो इन ऋचाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, इन ऋचाओं को जो पढ़ता है, इन ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? होत्र कहा जाता है, जो ऋचाओं के अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऋचाओं के अध्ययन करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इतनी जानकारी आप याद रखेंगे कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 क्या है? सूक्त हैं। ठीक है, और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। ठीक है, और जो ऋचाओं वेद में जो ऋचाओं को जो पढ़ते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, ऐसे ऋषि को होत्र कहते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, याद रखना ही आपको। इस वेद में से आर्य जो ये वेद जो है, इस वेद से आर्य के राजनैतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इस वेद से आपको क्या जानकारी मिलती है? इस वेद से जो आर्य थे उनके राजनीतिक और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट इसमें विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, आप क्या याद रखेंगे? जो इसमें विश्वामित्र थे। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है, इसके 3रे मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता गायत्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, हम गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, और इसके 3रे मंडल में जो ऋग्वेद है वो सूर्य को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित ये ऋग्वेद में जो मंत्र दिया हुआ है गायत्री मंत्र। ठीक है, ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, इसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है, सोम के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, इसके जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको खिल कहा जाता है।
ठीक है। इसके 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं इनको क्या कहते हैं? इनको खिल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका कि जो चतुस्वर्ण समाज है, ठीक है, चतुस्वर्ण जो समाज है, चतुर्वर्ष समाज की कल्पना का आदि स्रोत है। ठीक है। जो चतुस्वर्ण कल्पना का जो आदि स्रोत है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त के रूप में, जो कि चतुस्वर्ण समाज है जो। ठीक है। इसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। ठीक है। इनका मतलब आप इसे डिटेल में जानिए कि इसके अनुसार जो ऋग्वेद में जो ये बात कही गई है, इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुस्वर्ण समाज की जो बात कही गई है, चतुस्वर्ण का मतलब 4 वर्ण। ठीक है। इसमें 4, इसका अर्थ है कि इसके 4 वर्ण हैं। और कौन कौन सी 4 वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है। इसके 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमांश मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। ये सभी जो पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, वो ब्रह्मा के क्रमांश, ठीक है, क्रमांश इनको कहा गया है। मुख, ब्राह्मण का जन्म मुख से हुआ है। ठीक है। और भुजाओं से, क्षत्रियों का जन्म जो है भुजाओं से हुआ है। जंघाओं, वैश्यों का जन्म जंघाओं से हुआ है। और शूद्र जो है वो चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसका कहने का मतलब ये है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है। ये जो चारों सूत्र दिए गए हैं, चारों वर्ण दिए गए हैं, इनका मतलब क्या है? ये धर्म सूत्र, इनको चार व्यवसाय के रूप में डिवाइड किया गया है। इन जातियों की 4 व्यवसायिक स्थिति बताई गई हैं। जैसे इनकी जातीय स्थिति क्या है? कोई व्यवसायी है, ठीक है, जैसे इनकी व्यवसायों के आधार पर, दायित्वों के आधार पर, कर्तव्यों के आधार पर और विशेष अधिकारों को इनको स्पष्ट किया गया है। इनके आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। वामन अवतार, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है। वामन अवतार के बारे में शायद आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है। ये विष्णु भगवान का अवतार था वामन अवतार। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। ठीक है। आपको वामन अवतार के अगर बारे में पता होगा, जो विष्णु भगवान का जब वामन अवतार लिया था तो उन्होंने 3 पगों में पूरे विश्व को नाप लिया था, तीनों लोकों को नाप लिया था 3 पगों में। ठीक है। तो इसकी भी बात किसमें की गई है? इसके स्रोत भी किससे मिलते हैं? ये ऋग्वेद से मिलते हैं। ठीक है। तो वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। विष्णु भगवान ने वामन अवतार का जब रूप लिया था तो उन्होंने बलि से दान में 3 पग जमीन मांगी थी, 3 पग पृथ्वी मांगी थी, और उन्होंने 3 पग में पूरे तीनों लोक को नाप लिया था। ठीक है। ये ऐसी कहानी है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। अब ऋग्वेद के अंदर इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। बात आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में और अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। तो इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। जो प्राचीन इतिहास के जो साधन है उनके अनुसार वैदिक साहित्य में, ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ का स्थान के बाद अगर शतपथ ब्राह्मण का स्थान है उसके बाद। ठीक है। अब यजुर्वेद, दूसरे वेद की हम बात कर लेते हैं। यजुर्वेद सस्वर पाठ के
लिए मंत्रों तथा बलि के समान अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, सस्वर पाठ के लिए जो मंत्र होते हैं, ठीक है, मंत्र और बलि, दो चीज आप याद रखेंगे। मंत्र और बलि का जो पाठ होता है, मंत्र तथा बलि, बलि जानते हो ना, मतलब बलि देना, ठीक है, मंत्र तंत्र जो पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का यूज करते हैं, फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी जानवर की बलि देते हैं, है ना, उस तरह से पहले होता था, इस तरह से। तो मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, ये सब किस तरह से होना चाहिए, इन सभी नियमों को बताया गया है यजुर्वेद में। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ठीक है, इसके पाठकर्ता का नाम अथर्वयु है, जो कि यजुर्वेद की जो पाठ करते हैं, यजुर्वेद का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है, तो आप क्या बताएंगे कि ये यजुर्वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है। ठीक है, और मंत्र और बलि की चर्चा किस वाले वेद में की गई है, तो आप यजुर्वेद का नाम लेंगे। 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि मंत्र और तंत्र की मंत्रों और बलि की बात किस वेद में की गई है, यजुर्वेद में। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों पर आधारित है। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सामवेद। ठीक है, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, जो सामवेद, साम संगीत, आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि सामवेद संगीत से रिलेटेड, दोनों में सा आ रहा है, साम संगीत। ठीक है, तो सामवेद जो है किससे रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, तो सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, गाना मतलब समझ गए ना आप। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। ठीक है, जो सामवेद का पाठ करता है उसे क्या कहते हैं, उद्धृत कहते हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संगीत से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो सामवेद है। ठीक है, सामवेद के अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं, जो सामवेद का अध्ययन करते हैं उन्हें उद्धृत्व कहते हैं, और सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को। ठीक है, ये 3 बातें आप याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना और शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, ठीक है, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। ठीक है, अथर्ववेद, अब सबसे पहले आप याद रखेंगे जो अथर्ववेद है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है, और जो अथर्ववेद है वो तंत्र मंत्र, जादू टोना से रिलेटेड है। ठीक है, अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, अथर्ववेद रिलेटेड है मंत्र तंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, ठीक है, और प्रायश्चित और औषधियों से संबंधित है। इसमें अनुष्ठान वगैरह होते हैं, अनुसंधान, विवाह, ठीक है, शादी ब्याह की बात इसमें की गई है, प्रेम की बात की गई है। ठीक है, और राजकर्म, मातृभूमि का महत्व बताया गया है, राजकर्म की बात की गई है, मातृभूमि महत्व बताया गया, आदि विविध विषयों से संबंधित है। सबसे ज्यादा विषय अर्थवेद में है। ठीक है, संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, जो आम जन जो होते हैं वो इन चीजों में विश्वास करते हैं। ठीक है, ये सभी नाम आपको पता होंगे, नाम से आप जानिए कि समाज में आज भी लोग इन सारी चीजों को बहुत सारे लोग मानते हैं। ठीक है, तो लोग ये जो सामान्य जन मनुष्य हैं वो इन्हें मानते हैं, इस तरह के विश्वासों को, अंधविश्वासों को। ठीक है, आउटर में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें अंधविश्वास, बहुत किसी भी चीज को हद से ज्यादा मानना वो अंधविश्वास ही होता है। ठीक है, इत्यादि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है
इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये और एक मेन पॉइंट है जो आप याद रखेंगे कि जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, कौन कौन सी है ये सभा और समिति। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे ज्यादा जो पुराना और प्रमाणित वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, हमने इसके स्टार्टिंग में याद की थी कि सबसे पहले ऋग्वेद आता है, तो ऐसे आप याद कर लीजिए ऋग्वेद का नाम सबसे पहले आता है, मतलब ये सबसे ज्यादा पुराना वेद है, सबसे ज्यादा प्राचीन वेद है। ठीक है, अथर्ववेद का नाम सबसे लास्ट में आया है, तो ये सबसे बाद का वेद है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, वेदों को ठीक तरह से समझा जा सके इसके लिए क्या रचना की गई है, 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदांग क्या क्या है, शिक्षा, ठीक है, ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष क्या आप जानते होंगे, शिक्षा तो आप जानते ही हैं, और कल्प, ठीक है, कल्प, व्याकरण, ठीक है, व्याकरण और निरुक्त, ठीक है, निरुक्त तथा छंद। तो ये आपकी ये 6 क्या है, ये 6 वेदांग हैं जिनकी रचना की गई है वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए। ठीक है, क्या क्या 6 वेदांग हैं, शिक्षा, आप मेरे साथ याद कर लीजिए, शिक्षा, ज्योतिष, ठीक है, जो ज्योतिष शास्त्र होता है ना, ज्योतिष, कल्प, ठीक है, व्याकरण, ठीक है, हिंदी में व्याकरण आपने पढ़ा होगा, व्याकरण, निरुक्ति, ठीक है, निरुक्ति, और छंद, छंद भी हिंदी से आप याद कर लीजिए, हिंदी में पढ़े होंगे आपने। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। ठीक है, जो भारतीय इतिहास है, भारतीय ऐतिहासिक जो कथाएं हैं, भारत की जो ऐतिहासिक कथाएं हैं, पुरानी कथाएं, इनका सबसे अच्छा अगर हम क्रमबद्ध विवरण देखें, सबसे अच्छा इनका प्रूफ, प्रमाण या विवरण इनका कहाँ मिलता है, ये पुराणों से मिलता है। ठीक है, इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, इनके रचयिता कौन माने जाते हैं, ये जो पुराण है, पुराणों के इनके रचयिता कौन माने जाते हैं, ये लोमहर्ष, ठीक है, लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है, इनके पुत्र उग्रश्रवा को इसका रचयिता माना जाता है। इनकी संख्या 18 है, और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या जो है वो 18 है। ठीक है, इनकी संख्या आप याद रखें कितनी, 18 है। इसमें से केवल 5, ठीक है, इसमें से केवल 5 हैं जो मत्स्य, ठीक है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, ये 5 हैं जिनमें राजाओं की वंशावली मिली है, जो क्या है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। ठीक है, इनमें राजाओं की वंशावली मिली है। नोट में दिया है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। ठीक है, याद रखेंगे जो पुराण है हमारे, इसमें सबसे ज्यादा पुराना और प्रमाणित अगर कोई पुराण है तो वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराणों में सबसे अधिक अगर कोई प्रमाणित और प्राचीन पुराण है तो वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ पुराण दिए गए हैं। ठीक है, पुराण इसमें 2-3 दिए गए हैं। संबंधी वंश, विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, विष्णु मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो चाणक्य थे उन्हें जो और मौर्य का संबंध था, तो चाणक्य को विष्णु भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनसे ऐसे रिलेटेड करके कुछ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ऐसी मत्स्य पुराण, जो मत्स्य पुराण है वो आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, जो मत्स्य पुराण है किससे संबंधित है, मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए एक बार मेरे साथ कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। ठीक है, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक
में लिखे गए हैं। जो ज्यादातर पुराण है वो सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। ठीक है, ज्यादातर पुराणों को किसमें लिखा गया है? संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, इतिहास में, हिस्ट्री में उस टाइम में जो स्त्रियां थी और जो शूद्र थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, वो भी लेकिन नहीं पढ़ सकते थे, वे भी पुराण सुन सकते थे, लेकिन वो सुन सकते थे। ठीक है, वो पढ़ नहीं सकते थे लेकिन वे सुन सकते थे। पुराणों में पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। ठीक है, पुराणों का जो पाठ है वो पुजारी कहाँ करते थे? मंदिरों में करते थे, ना कि घर में। ठीक है, तो पुराणों का पाठ जो पुजारी हुआ करते थे, पंडित होते थे, वो मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, जो स्मृति ग्रंथ है इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, तो स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रमाणित मुनि स्मृति को माना जाता है। ये नाम आप याद रखेंगे, मुनि स्मृति। ठीक है, यह सूंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, ये जो सूंग वंश था, ये सूंग वंश का सबसे मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान कराता है। ठीक है, जो नारद स्मृति है, नारद स्मृति गुप्त वंश के, ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जो जातक है, ठीक है, जातक के अंदर बुद्ध थे, बुद्ध के बारे में आपको पता होगा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में जातक में बताया गया है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ, जो हीनयान था, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। ठीक है, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है? कथावस्तु है। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। ठीक है, जो हीनयान है, हीनयान का जो ग्रंथ है कथावस्तु है। ठीक है, कथावस्तु है और जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की अनेक कथाएं दी गई हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जैन। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है वो किससे मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है। ठीक है, तो कल्पसूत्र जो है वो जैन धर्म के इतिहास को बताता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, इसमें महावीर के जीवन कृतियों, ठीक है, महावीर के जीवन कृत्यों तथा समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है इसमें। नेक्स्ट है अथर्ववेद। ठीक है, और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपको अच्छी तरह से पता होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य भी इनको कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, पुराण हमने ऊपर याद करवाया था आपको, विष्णु पुराण। ठीक है, जो मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनको राजा किसने बनाया था? चाणक्य ने बनाया था, और चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त था। ऐसे रिलेटेड करके आप उस पुराण को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है, ये किस किस में विभाजित है? 15 इसमें अधिकरण है। पूछे जा सकते हैं कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, तो आप क्या बताएंगे? 15 अधिकरण हैं। और अगर प्रकरणों की बात की जाए तो 180 इसमें प्रकरण है। ठीक है, 180 इसमें प्रकरण है और 15 अधिकरण है। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये चाणक्य
या फिर कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कोई भी नाम आएगा आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इस अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है, ठीक है। संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत साहित्य था, ये आप याद रखेंगे, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले लिखने का प्रयास किसने किया है? कल्हण ने किया है, ठीक है। क्या किसने किया है? कल्हण ने किया है। कल्हण ने संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहला प्रयास कल्हण ने किया है, ये आप याद रखेंगे। कल्हण का नाम आप याद रखेंगे। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, ठीक है। कल्हण है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी है? कल्हण ने लिखी है। आप इसको याद करते चलेंगे साथ साथ कि कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राजतरंगिणी। और कल्हण है, इन्होंने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में संस्कृत साहित्य को क्रमबद्ध, संस्कृत साहित्य में जो इतिहास की घटनाएं हैं उन्हें ठीक से लिखने का प्रयास किया है सबसे पहले कल्हण ने, ठीक है। जिसका संबंध किससे है? अब राजतरंगिणी का संबंध कश्मीर के इतिहास से है, ठीक है। कश्मीर राजतरंगिणी जो कल्हण द्वारा लिखी गई है, इसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अरबों की सिंधु विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित मिलता है, ठीक है, सुरक्षित, ठीक है। तो जो अरब थे, अरबों की जो सिंधु विजय थी, ठीक है, अरबों की जो सिंधु विजय थी का इसका वृत्तांत किसमें मिलता है? अरबों की सिंधु विजय के बारे में जो पता चलता है वो चचनामा से पता चलता है, ठीक है। और चचनामा किसने लिखी थी? अली अहमद ने लिखी है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है, ठीक है। और चचनामा में अरबों की सिंधु विजय का इतिहास मिलता है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे। अब अष्ट अध्याय, ठीक है, जो अष्ट अध्याय पुस्तक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, ठीक है। जो अष्ट अध्याय पुस्तक है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है और ये लिखी किसने है? अष्ट अध्याय के लेखक हैं पाणिनि, ठीक है। पाणिनि जो है, पाणिनि अष्ट अध्याय के लेखक हैं और पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्ट अध्याय पुस्तक संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है, ठीक है। इतनी सी बात आप याद रखेंगे। इससे मौर्य से पहले की इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। जो पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी है अष्ट अध्याय, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य से पहले का जो हिस्ट्री थी, ठीक है, मौर्य से पहले के इतिहास और मौर्य युगीन इतिहास की जानकारी मिलती है कि मौर्य के युग में किस तरह का राजनीति किस तरह थी, उस भी जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्यायन, ठीक है। कल्यायन की गार्गी संहिता, अब ये आप याद रखें, जो कल्यायन थे, कल्यायन ने गार्गी संहिता लिखी है, ठीक है। कल्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक है। कल्यायन की जो गार्गी संहिता है वो कैसा ग्रंथ है? वो एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन, ठीक है, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो कल्यायन की गार्गी संहिता है, कल्यायन ने गार्गी संहिता लिखी है, वो ज्योतिष ग्रंथ है। लेकिन ये ज्योतिष ग्रंथ होने के बावजूद भी इसमें भारत पर जो यमन आक्रमण हुआ है उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र, ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। जो पतंजलि पुष्यमित्र थे वो क्या थे? कि शुंग के पुरोहित थे, ठीक है। इतनी बातें आप रखेंगे कि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है, शुंग वंश आपने सुना होगा, शुंग वंश के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य, ठीक है, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इन्होंने महाभाष्य लिखी है, इनके महाभाष्य से शुंगों के, ठीक है, शुंग थे, शुंगों के इतिहास का पता चलता है, ठीक है। तो ये हम, चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, 34 मिनट का हो गया है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे अच्छे से देखिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।